Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स के सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इकोलॉजी का मतलब है कि बैक्टीरिया की बाकी इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसे इकोलॉजी कहा जाएगा। दिस इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरेक्शन अमंग लिविंग बीइंग्स एंड इंटरेक्शन विद लिविंग बीइंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो हम बैक्टीरियल इकोलॉजी में बैक्टीरिया का बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन फॉलो करते हैं। और इसी तरह से डाइवर्सिटी इज द वेराइटी इन बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया से डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया कहा जाएगा। तो हम इस लेक्चर के अंदर बैक्टीरियल इकोलॉजी और डाइवर्सिटी को एड्रेस करने जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये एक ब्रॉड हेडिंग है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ कवर नहीं करनी है। हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट बैक्टीरियल इकोलॉजी और डाइवर्सिटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। अक्रेंस के बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। यहां पर याद रहे कि अब हम जो बैक्टीरिया की अक्रेंस की बात करें तो ये सिर्फ वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं बल्कि ओवरऑल बैक्टीरिया या ओवरऑल प्रोकैरियोट्स के हवाले से ये अक्रेंस यहां पे पॉइंट आउट की गई है। तो ओवरऑल प्रोकैरियोट्स की अक्रेंस के बारे में यहां पर आपको बताया जाएगा, क्योंकि पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक टर्म बैक्टीरिया ओवरऑल प्रोकैरियोट्स के लिए भी यूज की जाती थी। तो अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया अगर आपने बताना हो कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। अपनी अक्रेंस के लिहाज से ये कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। दे आर एक्चुअली कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन आप किसी ऐसी चीज की अक्रेंस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं जो हर जगह पर पाई जाती हो, ठीक है। तो ये हर किस्म के एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। मिसाल के तौर पर जैसे ये एयर के अंदर मौजूद होंगे, वाटर के अंदर ये मौजूद हैं, इसके अलावा ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये दूसरे लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स। ना सिर्फ ये बॉडीज के अंदर मौजूद होते हैं बल्कि सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। फाउंड ऑन लिविंग सरफेसेस। जैसे एक अंदाजे के मुताबिक हमारे अपनी बॉडी के अंदर, इंसानी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा बैक्टीरिया हैं जितने हमारे बॉडी के अंदर अपने सेल्स नहीं है। हमारे अपने बॉडी के सेल्स के मुकाबले में बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो इस कदर ये ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से दूसरे लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर भी ये बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। बॉडी की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में। और ना सिर्फ ये बल्कि जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होती हैं वहां पर भी पाए जाते हैं ये। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा सेलाइन इन्वायरमेंट। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा जो सेलाइन इन्वायरमेंट होता है, सेलाइन इन्वायरमेंट का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन हो, सैलिनिटी जहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हो, या फिर इसके अलावा जैसे बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जगह वहां पर भी ये मौजूद होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि जहां सोल्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे और सोल्यूट्स की एक्सेस की वजह से वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह की जगहों पर ये आपको मिलेंगे। जैसे आपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि
बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर्किया, वो भी इस तरह की बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स पर पाए जाते हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया जो इस तरह की एक्सट्रीम हैबिटेट्स पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। तो ये टर्म अक्सर इनके लिए यूज की जाती है कि बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमोफाइल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा रफ कंडीशंस होंगी, जहां पर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस होंगी, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म वहां पर, प्लांट या एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हों, वहां पर सर्वाइव करते हों, उनको दरअसल एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। सो बैक्टीरिया की कई एक अक़साम एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के रेफरेंस में कि क्या बैक्टीरिया स्पेस में मौजूद हैं, आर बैक्टीरिया फाउंड इन स्पेस, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, स्पेस से मतलब है यहाँ पर वो जगह जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर कायनात बहुत ज्यादा वसी फैली हुई है, तो क्या वहां पर बैक्टीरिया मौजूद हैं? तो इस सूरत में आप आंसर देंगे कि अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है कि वहां पर बैक्टीरिया नहीं होंगे। ठीक है, आपने ये नहीं कहना यस वहां पर भी मौजूद है, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वहां पर बैक्टीरिया नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई लाइफ साइन मौजूद नहीं है, यानी लाइफ के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं वहां मौजूद नहीं है। अभी तक कोई ऐसी जगह नेचर के अंदर दरियाफ्त नहीं हुई अदर देन अर्थ सरफेस, या जो अर्थ का बायोस्फीयर रीजन है, उसके अलावा कोई ऐसी जगह कायनात के अंदर अभी तक पता नहीं चल सकी कि जहां पर कोई दूसरे लिविंग बींग्स मौजूद हों। जस्ट अभी क्लूज थोड़ा बहुत मिल रहे हैं कुछ चीज़ों के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी कि लिविंग बींग्स हमारी अर्थ के अलावा किसी दूसरी जगह पर भी लाजमी प्रेजेंट होंगे। ये इस तरह की थ्योरी ज़रूर हैं कि शायद वहाँ पर मौजूद हो, बट फिलहाल कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर नहीं हुई, ऐसी चीज़ प्रूव नहीं हुई कि वाकई वहाँ पर कोई दूसरे लिविंग बींग्स मौजूद हो सकते हैं। सो जब आपसे पूछा जाए कि आर बैक्टीरिया फाउंड इन स्पेस, सो आपने कहना है कि नो, बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन स्पेस, बैक्टीरिया आर फाउंड एनीवेयर where life characteristics are available, where life features are available, या where the conditions suitable for life are available, bacteria will be present there. तो ये इस तरह से आपने बैक्टीरिया की अक्रेंस के हवाले से ये फैक्ट्स याद रखने हैं। खलाई मखलूक, खलाई मखलूक बेटा कोई डिस्कवर्ड वो यानी प्रूव्ड तो नहीं है ना, वो जस्ट थ्योरीज है ना, हाइपोथेसिस है, यानी जो प्रेजेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक अभी तो कोई ऐसा हमें सैंपल नहीं मिला स्पेस में से कि जिसको स्टडी किया और उसके अंदर बैक्टीरिया पाए गए हों, यानी यूँ फिजिकली उसकी प्रेजेंस मिली हो। कुछ कैरेक्टर्स की बुनियाद पर कि भाई वहाँ पर देखो ये जैसे वो मार्स के ऊपर गए, मरीख के ऊपर गए, वहाँ से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर देखो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर पाए गए, तो हो सकता है लाइफ हो, यानी ये भी हाइपोथेसिस है ना कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साइंस के अंदर कोई ऐसा लिटरेचर सामने नहीं आया जिसने ये प्रूव किया हो कि हाँ देखो वहाँ से ये सैंपल लेकर आए थे और उसके अंदर ये लिविंग बीइंग वहाँ पे पाया गया है। तो इस तरह से अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट हमने डील करना है वो है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, या दूसरे लफ्जों में आप इसको बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन या मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये भी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें जाहिर है कि बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है और वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाती है बात। यहाँ पर सिर्फ आपने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की बेसिस याद रखनी है कि किस बुनियाद पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है, और चंद एक मेजर ग्रुप्स आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किए जाएंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने याद रखना है, नंबर 1 जो एक ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए वो है बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन, और सेल वॉल कंपोजिशन की बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया के 2 मेजर ग्रुप्स कंसिडर किए जाते हैं। उनमें से एक ग्रुप को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव
और ग्राम नेगेटिव। एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट था, क्रिस्टीन ग्राम उसका नाम था। एक शख्स था जिसने एक स्टेनिंग डाई प्रिपेयर की थी, एक कलर डाई उसने बनाई थी, और उस कलर डाई को ग्राम स्टीन कहा जाता है। असल में बैक्टीरिया या फिर कोई भी लिविंग बीइंग्स, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करने के लिए समटाइम उनको ट्रीट किया जाता है कलर डाइज के साथ। आपने सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो टेक्निक्स सेल बायोलॉजी के अंदर यूज की जाती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा, उसमें आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग एक टेक्निक वहां पर सिखाई थी। तो इस तरह से बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप, उनको देखने के लिए कुछ कलर डाइज के साथ ट्रीट किया जाता है। तो क्रिस्टीन ग्राम एक शख्स था जिसने एक कलर डाई प्रिपेयर की थी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो बैक्टीरिया इस क्रिस्टीन ग्राम की डाई को, जिसे ग्राम स्टेन कहते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते थे, उस कलर को अडॉप्ट कर लेते थे, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा जाता था। दोज बैक्टीरिया वर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव। और जबकि जो बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, उनको एक दूसरे कलर के साथ फिर ट्रीट किया जाता था। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव का नाम दिया जाता था। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन का आगाज हुआ। क्रिस्टीन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में यूं क्लासिफाई किया, और ये बात फिर बाद में पता चली कि दरअसल इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनका ये बिहेवियर टुवर्ड्स ग्राम स्टेन डिफरेंट नजर आता है। बहरहाल हम ये सेल वॉल की कंपोजिशन आगे चलकर एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर टुवर्ड्स ग्राम स्टेन डिफरेंट मिल रहा है। तो आपने ये बात यहां पर इस तरह याद रखनी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि बैक्टीरिया को सेल वॉल कंपोजिशन की बुनियाद पर क्लासिफाई किया जा सकता है, और सेल वॉल कंपोजिशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया के दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को ग्राम नेगेटिव ग्रुप कहा जाएगा। और ये बड़ी वेल नोन क्लासिफिकेशन है। जब भी कोई हमें सैंपल मिलता है किसी भी ह्यूमन से, हम कोई पैथोलॉजिकल सैंपल लेते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो प्राइमरली हम उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर दोज बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव ग्रुप और ग्राम नेगेटिव, और उसके बाद फिर फर्दर उसकी आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये सबसे प्राइमरी फीचर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो किस ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में जो हम दूसरे क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, उन क्राइटेरिया में प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर, कि क्या बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। एंडोस्पोर भी आगे चलकर आपको बताया जाएगा, एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पोर। तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बुनियाद पर प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर जिनमें है वो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे, और जिनमें ये एंडोस्पोर नहीं बनता वो नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर इज अनदर फीचर जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। इसी तरह से बैक्टीरिया को मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होंगे, कुछ एनारोबिक होंगे, और इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। तो इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। इसके अलावा ग्रोथ और न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरिया में ग्रोथ के लिहाज से, उनका जो लाइफ स्पैन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ उनकी जो न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपको बताया कि कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बेस बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है एज क्राइटेरियन। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होने वाले जो लाइफ फंक्शंस हैं वो किस किस्म के हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर लाइफ फंक्शंस में भी बड़ी आपको वैरायटी मिलेगी। तो उन फंक्शंस की बुनियाद पर अगर कोई क्लासिफिकेशन होगी तो उसे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाएगा। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया को इस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो ये आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की याद रखनी है। यहां पर हम इन तमाम बेसिस की ऊपर जो क्लासिफिकेशन की गई है, जिस तरह मैंने आपको ये सेल वॉल कंपोजिशन की बुनियाद पर बताया है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और इसी तरह से आपको मैंने चंद एक एग्जांपल वैसे बोल कर बताएंगे, यहां पर लिख कर नहीं बताएंगे, आपको वो याद नहीं रखनी, बेशक आप उनको
ना भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये क्राइटेरिया याद होने चाहिए कि क्लासिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, यहाँ पर अगर हम हर एक बेसिस के ऊपर की गई क्लासिफिकेशन को भी साथ साथ फॉलो करें तो ये टॉपिक काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, जबकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक की जो वेटेज दी गई है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपने जस्ट ये मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में सिर्फ ये माइंड में रखना है कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है। तो अब ये मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के सिलसिले में हम एक ग्रुप को यहाँ पर फर्दर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टॉपिक, और वो ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। तो हमारा ये फर्दर जो टॉपिक है वो साइनोबैक्टीरिया के हवाले से होगा। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.